Welcome friends, welcome to our social study class. Today we shall talk about central government. देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जहाँ बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स केंद्रीय सरकार, केंद्र सरकार, ये हम भारत के दृष्टिकोण से हम इसका अध्ययन करेंगे। देखिए सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले ये जानना जरूरी है, इट इज़ नेसेसरी टू नो व्हाट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? देखिए गवर्नमेंट क्या है उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टेट क्या है। देखिए गवर्नमेंट किसी स्टेट के अंदर होगी, है ना, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि स्टेट क्या है। तो स्टेट एक कॉन्सेप्ट है, एक जो लोगों की इमोशंस से जुड़ा हुआ है, एक इमोशनल कॉन्सेप्ट है। स्टेट इज एन इमोशनल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब ये जो इमोशंस कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इमोशनल कॉन्सेप्ट, जैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर इतने स्टेट है और तरह तरह के लोग कहलाते हैं, जैसे कि राजस्थानी, बिहारी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी। तो ये एक फीलिंग आती है अपने अंदर, अपने एरिया वाइज या अपने स्टेट वाइज कि हम कहीं और जाएं तो अपना इंट्रोडक्शन यदि हमको कहीं देना हो तो हम कहते हैं वी आर राजस्थानी, है ना। तो एक प्राउड फील होता है, अंदर प्राउड फीलिंग होती है। तो इसी तरह से स्टेट क्या हुआ, एक इमोशनल कॉन्सेप्ट हुआ। अब इस स्टेट को चलाने के लिए, इसको रनिंग करने के लिए किसी न किसी एक ऐसे पावर की जरूरत होगी जो इसको चला सके। तो ये जो पावर है, ये पावर होती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है? इस स्टेट के जो प्लानिंग होती है, इनकी जो नीतियाँ होती है, इनको ये निर्धारित करते हैं और इनको लागू करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि भाई मैंने इसीलिए आपको शॉर्ट नोट्स में लिखे हैं, ये आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें और उनको नोट्स बना के आप लिख सकते हैं इसको। और यदि नहीं दिख रहा है तो इसको आप थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने के बाद जूम कर कर आप लिख सकते हैं। अब देखिए स्टेट इज एन इमोशनल कॉन्सेप्ट। अभी मैंने आपको बताया कि स्टेट एक भावनात्मक उदाहरण है, ठीक है। बट गवर्नमेंट डिटरमाइंस, एक्सप्रेस एंड इम्प्लीमेंट्स द म्यूचुअल डिजायर ऑफ स्टेट। तो गवर्नमेंट का काम क्या हुआ कि यह निर्धारित करती है राज्य की नीतियों को और उन्हें लागू करती है, और यदि कोई उनका पालन ना करे तो उनके लिए अलग कुछ अलग प्लान करती है कि भाई जैसे कोई इसको यूं समझे हम कि भाई जैसे लॉज, कानून बनाना, ठीक है, और उन कानून को लागू करना, एक्सप्रेस करना, फिर उसके बाद यदि उसको कोई न माने तो फिर एक निर्धारित प्रक्रिया के अंदर उनको दंड का प्रावधान करना, पनिशमेंट देना, इस तरह से ये गवर्नमेंट के अंदर। तो अब गार्नर ने एक डेफिनेशन दी है, गार्नर एक स्कॉलर हुए हैं, ये कहते हैं गवर्नमेंट इज सच एन एजेंसी मशीन। Government is such an agency or machine through which a state's policies are determined, normal issues are regularized and public welfare is developed। तो गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट एक एजेंसी है या मशीन है। गवर्नमेंट एक अभिकरण है या एक मशीन है जो राज्य की नीतियों को, राज्य की योजनाओं को निर्धारित करती है और सामान्य जो मुद्दे होते हैं उनको निर्धारित करते हैं, उनका हल निकाला जाता है, उनका सॉल्यूशन निकाला जाता है, और जनता के कल्याण के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए इनको फिर लागू किया जाता है, ठीक है। तो यह बात हो गई स्टेट एंड गवर्नमेंट की। नाउ वी शैल टॉक अबाउट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर एंड सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी सिस्टम, ठीक है ना। तो ये 3 सिस्टम है इसके गवर्नमेंट के, 3 इसके ऑर्गन्स है या अंग कह सकते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये हम प्राइमरी क्लासेज में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और मिडिल क्लासेज में भी इनका थोड़ा बहुत हमने अध्ययन किया था। तो अब देखिए आगे बात करते हैं कि लेजिस्लेचर क्या होती है ना। नाउ वी शैल टॉक अबाउट लेजिस्लेचर। इट हैज बीन फॉर्म्ड ऑन 2 लेवल्स। देखिए लेजिस्लेचर इन इंडिया के दृष्टिकोण में देखें तो लेजिस्लेचर के
ये दो तरह की है अपने भारत के अंदर कि भाई इट हैज बीन फॉर्म्ड ऑन टू लेवल्स यानी दो स्तर पर ये लेजिस्लेचर बनी हुई है। फर्स्ट इज फेडरल लेजिस्लेचर एंड सेकंड इज स्टेट। देखिए कार्यपालिका जिसे कहते हैं कि भाई कार्यपालिका लेजिस्लेचर मीन्स व्यवस्थापिका कि ये दो तरह की है अपने भारत के अंदर, दो स्तर पर है। पहली है फेडरल यानी संघात्मक एंड दूसरी है स्टेट यानी राज्य के अंदर। अब देखिए जो फेडरल जो लेजिस्लेचर है इसे हम पार्लियामेंट भी कहते हैं, इट इज कॉल्ड ऑफ पार्लियामेंट और संसद, ठीक है, संसद। अब बात करते हैं अपन फेडरल लेजिस्लेचर के बारे में। भाई आर्टिकल 79 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 79 ये कहता है कि ये जो लेजिस्लेचर है ये ये 3 अंगों से मिलकर बनेगी, जिसमें प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, कि इसके अंदर एक राष्ट्रपति होंगे और 2 सदन से मिलकर ये बनेगी। जिसके अंदर देखिए फर्स्ट हाउस है लोकसभा एंड सेकंड हाउस इज राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा क्या है? लोकसभा इट इज ए लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं यहाँ लोकसभा के बारे में, भारत के दृष्टिकोण में लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसका फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लोकसभा, कि भाई लोकसभा का फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से बनी हुई है या इनकी क्या कार्य प्रणालियां हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। कि भाई लोकसभा के जो मेंबर होते हैं ये एडल्ट फ्रेंचाइजी द्वारा चुने जाते हैं, इट इज इलेक्टेड बाय द एडल्ट फ्रेंचाइजी। भाई जो एक निश्चित क्राइटेरिया है इलेक्शन का या वोट देने का, वो है उसको जो उनको जब वोट दिया जाता है उन मेंबर्स को, या जो उम्मीदवार खड़े होते हैं चुनाव के अंदर उनको वोट दिया जाता है, तो वो लोग चुनकर जाते हैं लोकसभा के अंदर। जबकि राज्यसभा के अंदर ऐसा नहीं है, ये क्या है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इनका और लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए इसकी बात करें नंबर ऑफ मेंबर्स, कि भाई लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं। देखिए इन द बिगिनिंग ये 500 मेंबर हुआ करते थे पहले, 500 मेंबर्स, और फिर जब जैसे जैसे टाइम निकला और कुछ अमेंडमेंट होते गए तो उसके अंदर अब ये मेंबर इनकी नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए हैं 552, ओके 552 552 मेंबर हो गए, जिनमें से अब इसका क्राइटेरिया कैसे डिवाइड किया गया है कि देखिए 530 मेंबर्स ये इलेक्ट होते हैं स्टेट से, ठीक है, 530 मेंबर इलेक्ट होते हैं स्टेट से, और जो 20 मेंबर हैं ये इलेक्ट होते हैं यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। और ये जो 2 मेंबर्स हैं ये इलेक्ट नहीं होते, ये नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड होते हैं, मनोनीत किया जाता है, इनको अपने मन से चुना जाता है, और मन से चुनने वाले का जो पावर है वो किसके पास है? वो प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करते हैं, और किनको करते हैं? एंग्लो इंडियंस को, ठीक है ना। जो एंग्लो इंडियंस को देखते हैं कि इनका कि भाई इनफ रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है हाउस के अंदर, तो इन एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट 2 मेंबर इलेक्ट करते हैं। फिर देखें हम बात करें इलेक्शन, देखिए इनका मतदान कैसे होता है, इनका चुनाव कैसा होता है, इनको चुना कैसे जाता है इन मेंबर्स को। अभी मैंने आपको बताया कि भाई डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसके अंदर प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता खुद इनको चुनती है। अब जनता इनको चुनती है, जब पब्लिक इनको चुनती है तो उसकी भी एक निश्चित क्राइटेरिया है कि भाई जैसे एडल्ट फ्रेंचाइजी होना जरूरी है। एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स हुआ कि वह व्यक्ति जो 18 इयर्स कंप्लीट कर चुका है या उससे अबव है, जो 18 वर्ष का या उससे ज़्यादा है, वो इसमें मत दे सकता है, चुनाव में अपना वोट डाल सकता है, तो वो लोग इन सांसदों को चुनते हैं, ठीक है। ये एमपीज कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम हिंदी में सांसद कहते हैं। अब देखिए इनकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि इन मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, ही शुड बी
ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात वह भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी जो उम्र है वह 25 इयर्स या उससे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तभी वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद he should not hold an office of profit under the Indian government और state government, कि भाई वह भारतीय सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी किसी सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है एमपी से। फिर उसके बाद he should not be declared as mentally disabled through any court and should not be bankrupt। देखिए, किसी भी न्यायालय द्वारा, किसी भी कोर्ट द्वारा वह मेंटली डिसेबल्ड मतलब कि पागल या दिवालिया न घोषित किया गया हो और बैंकरप्ट यानी दिवालिया घोषित ना किया गया हो किसी भी कोर्ट द्वारा, तो ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। आफ्टर दैट वी शैल टॉक अबाउट टर्म। अब देखिए इसकी टर्म कितनी होती है। देखिए, लोकसभा की टर्म होती है 5 इयर्स, 5 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है। इन मेंबर्स को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 इयर्स का। लेकिन यदि समय से पहले यदि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट इसको समय से पहले भंग भी कर सकते हैं, यानी इसे खत्म भी कर सकते हैं। आर्टिकल 85 में ऐसा वर्णन है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं मीटिंग। अब मीटिंग कैसे होती है, इनका सदन कैसे चलता है। ठीक है, अब मीटिंग के अंदर देखिए कि इसका मीटिंग चलाने का जो पावर है, ये पावर प्रेसिडेंट के पास है कि भाई वही इसको कॉल्ड एंड पोस्टपोन ओनली बाय द प्रेसिडेंट। मैंने ये लिखा है कि भाई इन सदन को मीटिंग बुलाने के लिए इसे बुलाना, इसे पोस्टपोन करना यानी स्थगित करना, सत्र अवसान करना, ये जो पावर है ये प्रेसिडेंट के पास है। तो लोकसभा की मीटिंग बुलाने का पावर प्रेसिडेंट के पास है। और इसके अंदर ये कंडीशन है कि ध्यान देने वाली बात है कि 2 मीटिंगों के बीच में 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद बात करें ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा। अब देखिए इसके अंदर जो इसके पदाधिकारी होते हैं, इसके जो उच्चाधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स जो होते हैं लोकसभा के अंदर, जैसे एक स्पीकर होता है, एक डेप्यूटी स्पीकर होता है, तो इसको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहते हैं। अब ये क्या सांसद जो होते हैं ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अपने में से ही करते हैं। ठीक है ना, अपने में से ही चुनाव करते हैं और जिसको ज्यादा वोट मिल जाते हैं, बहुमत मिल जाता है 2/3, तो उनको इलेक्ट कर लिया जाता है, उनको चुन लिया जाता है। और यदि इनको हटाना भी होता है तो हटाने से पूर्व हटाने के लिए एक प्रपोजल रखा जाता है लोकसभा के अंदर, जो लोकसभा इनको 14 डेज बिफोर, यानी कि बिफोर 14 डेज इनको उस प्रपोजल के बारे में इन्फॉर्म करती है कि भाई 14 दिन पहले इनको सूचना दी जाती है कि भाई आपके लिए इस तरह का प्रपोजल आया है आपको हटाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इन मेंबर इनको ऑफिसर्स को हटाया जाता है और इनको इलेक्ट किया जाता है। नाउ वी शैल टॉक अबाउट फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ स्पीकर। देखिए स्पीकर के पास भी जब इसको स्पीकर चुन लिया जाता है तो स्पीकर एक पावरफुल पद होता है, एक शक्तिशाली पद होता है जो लोकसभा के अंदर कार्य करता है। देखिए प्रेजेंटली अपने जो स्पीकर हैं लोकसभा के वो हैं श्रीमान ओम जी बिरला, है ना, जो अपने कोटा से सांसद हैं, इनको अध्यक्ष चुना गया। अब देखिए इनके पावर क्या होते हैं इनके पास। आर्टिकल 93 के अंदर इनके पावर्स बताया गया है पावर के बारे में कि भाई इस तरह के ये लोकसभा की जो मीटिंग्स होती हैं, इन मीटिंग को ये बुलाते हैं और लोकसभा की मीटिंग के अंदर जो कार्यवाहियाँ होती है उन कार्यवाहियों को ये वहाँ लॉ मेंटेन करते हैं, यानी कानून के अकॉर्डिंग ये चलाते हैं और नियम से चलाते हैं और इनको उनकी अध्यक्षता करते हैं। आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट उस पर बात करें कि भाई मेंबर जो होते हैं ये मेंबर सदन में अपने अपने विचार रखते हैं और इन विचारों के लिए समय सीमा का निर्धारण जो किया जाता है वो भी
स्पीकर ही करते हैं। और देखिए उसके बाद जो ये स्पीकर होते हैं, ये कुछ जो कमेटीज होती है सदन की या लोकसभा की, इन कमेटीज के भी अध्यक्ष होते हैं और इनको भी समय समय पर इनके निर्णय भी डिसाइड करते हैं और इनको बताते हैं। और कानून के अकॉर्डिंग काम हो, अकॉर्डिंग टू लॉज काम हो, ये पूरा निर्धारित करते हैं। सदन के अंदर पूरा शांति, अनुशासन और मतलब पूरा डिसिप्लिन बना रहे, ये सारा जो काम होता है ये इनके ऊपर होता है। फिर उसके बाद ये जो स्पीकर होते हैं ये डिसाइड करते हैं वेदर अ बिल इज ए मनी बिल और नॉट। देखिए कि कोई विधेयक, बिल जो होता है, कोई विधेयक जो कानून प्रस्तुत करते हैं या कोई प्रस्ताव सदन में रखते हैं, तो वो विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसाइड करना भी इनके ऊपर डिपेंड होता है। इसका निर्णय भी स्पीकर करते हैं। तो आफ्टर ऑल टोटली हमने ये देखा कि स्पीकर का क्या काम है ना। तो स्पीकर शांति, व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का काम करते हैं और ये एक पावरफुल पद होता है। ठीक, तो आज हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लोकसभा के बारे में डिस्कस किया। आप लोग इनका नोट्स बनाएं, देखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।